हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं रवि नेहरा आपका सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रवि नेहरा क्लासेस में। दोस्तों, आप क्लास 11th को पास आउट करके क्लास 12th में आ चुके हैं और यहां पर भी आपको अकाउंट्स पढ़नी है। अकाउंट्स की यहां पर आपकी 3 बुक्स हैं, जिसमें हम आज पहली बुक पार्टनरशिप वाली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एनपीओ, फीचर्स ऑफ एनपीओ, डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड पीओ, मीनिंग फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड कैश बुक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की मीनिंग के साथ। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती क्या है? देखिए, नाम से अगर हम जानना चाहें तो नाम से पता लगता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम ना करे। तो एनपीओ का मतलब होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू द ऑर्गेनाइजेशन दैट आर यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड आर सेटअप एज चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच फंक्शन विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। इसका मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो बिना किसी प्रॉफिट मोटिव के काम करें, ठीक है, चैरिटेबल पर्पस पे काम करें और समाज के भले के लिए हमेशा काम करें, उसको हम एनपीओ बोलते हैं। द मेन एम इज़ टू प्रोवाइड सर्विस टू अ स्पेसिफिक ग्रुप और द पब्लिक एट लार्ज। इसका जो मेन एम होता है वो होता है सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस या तो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को, ठीक है, जैसे कि आपका अगर पंजाबी कम्युनिटी है तो सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी को, या फिर वीकर सेक्शन है तो उस वीकर सेक्शन को हम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर पब्लिक एट लार्ज, सभी को साथ लेके सभी को हम जो अपनी सेवा है वो दे सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट कोरोना में आपने ये सारी चीज़ें देखी थी। नॉर्मली दे डू नॉट मैन्युफैक्चर, परचेज और सेल गुड्स एंड मे नॉट हैव क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, हैंस दे नीड नॉट मेंटेन एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज द ट्रेडिंग कंसर्न डू एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑल्सो। देखिए, ये जो एनपीओ होते हैं ये ना तो कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, ना ही ये कुछ परचेज करते हैं और ना ही ये कुछ गुड्स सेल करते हैं, ठीक है, और इनकी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमेशा कैश में होंगी, कोई भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट बेसिस नहीं होगी। तो इसी वजह से इन्हें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने 11th में पढ़े थे, जिनको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते थे, जिसमें अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ तो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ होती थी उनको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता था। तो यहाँ पर इसको ऐसी कोई नीड नहीं है। तो एनपीओ जो होते हैं वो इन चीज़ों से काफ़ी बच के होते हैं, दूर होते हैं, उनको इनकी ज़रूरत नहीं होती, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती। द फंड रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। देखिए, अगर आपको याद होगा तो 11th में जब आपने फाइनल अकाउंट्स बनाए थे तो जब नेट प्रॉफिट आता था उसको आप ट्रांसफ़र कर देते थे कहाँ? अपनी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। सेम वही प्रोसीजर है, आपकी जो कैपिटल होती है वो लायबिलिटी में लिखी जाती है, ठीक है। अगर पार्टनरशिप अकाउंट आपको याद होंगे, अगर आपने जो नॉर्मली अकाउंट्स बनाए थे तो उसमें क्या होता था कि लायबिलिटी साइड आप उसको लिखते थे और लिखने के बाद में जो भी ऐड होता था उसको नेट प्रॉफिट को ऐड करने के बाद आप बाहर लिख देते थे, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल का तो हो जाएगा कैपिटल फंड या फिर आप बोल सकते हैं जनरल फंड, और जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट यहाँ इस कैपिटल फंड में जाके ऐड ऑन हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं हम क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट आता है हमारा दीज आर दोज ऑर्गेनाइजेशंस विच आर एस्टेब्लिश्ड फॉर अ चैरिटेबल और सोशल पर्पस एंड नॉट विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये चैरिटेबल पर्पस या फिर सोशल सर्विस के लिए हमारी बनाई जाती हैं, ठीक है, और इनका कोई भी मोटिव नहीं होता प्रॉफिट अर्न करने का, ये हमेशा समाज सेवा के लिए ही बनाई जाती हैं। दीज ऑल्सो रेंडर सर्विस टू देयर मेंबर्स एंड टू सोसाइटी ऑन वॉलेंट्री बेसिस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं ये अपनी सर्विस अपने मेंबर्स को देती हैं और चाहे तो ये सोसाइटी को भी वॉलेंट्री बेसिस पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकती हैं। These not profit seeking entities exist with a primary motive of providing service। और इन जो एनजीओ होती हैं, ये एनपीओ जो होती हैं, इनका जो मेन मोटिव होता है वो सर्विस प्रोवाइड करना ही होता है। द मेन सोर्स ऑफ देयर इनकम यूजुअली आर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम देयर मेंबर्स, डोनेशन, ग्रांट इन एड, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्सेट्रा। इनका जो मेन सोर्स होता है इनकम का वो देखिए, जो मेंबर्स होते हैं उनसे अगर इनको कोई सब्सक्रिप्शन मिलता है, ठीक है, या फिर इनको कोई डोनेशन रिसीव हो जाए, या गवर्नमेंट इनको ग्रांट प्रोवाइड कर दे, या फिर इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट की हुई है तो उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी इनको इनकम हो सकती है।
नेक्स्ट आता है ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं जिनको हम एनपीओ बोल सकते हैं। तो जैसे कि आपके क्लब्स, आपके हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, लिटरेरी सोसाइटीज़, ट्रेड यूनियंस, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस, वेलफेयर सोसाइटी, ये सभी के सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के। ये सभी संस्थाएं बिना किसी प्रॉफिट अर्निंग मोटिव के आपको सेवा प्रोवाइड करती हैं, आपको सर्विस प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है इनको फ़ंड कहाँ कहाँ से रिसीव होगा। तो फंड मैंने भी आपको बताया था, इनको डोनेशन रिसीव हो सकती है, ठीक है, इनको मेंबर से फ़ीस रिसीव होती है, गवर्नमेंट इनको ग्रांट प्रोवाइड करवा सकती है, ये बैंक से लोन ले सकते हैं तो भी इनको फ़ंड मिल जाएगा, या फिर इनको अगर सब्सक्रिप्शन ये कराते हैं किसी चीज़ का तो उस सब्सक्रिप्शन से भी इनको फ़ंड रिसीव हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है फीचर्स। तो फीचर्स क्या होते हैं आपके एनपीओ के। तो फीचर जो होते हैं उसमें पहला फीचर आता है आपका सर्विस मोटिव। और सर्विस मोटिव का मतलब है कि ये जो एनजीओ होती हैं, एनपीओ जो होती हैं, ये आपकी बनाई इसलिए जाती हैं ताकि ये समाज की सेवा कर सकें, ठीक है। तो पहला फीचर तो हो जाता है सर्विस मोटिव का। सेकंड होते हैं मेंबर्स। मेंबर्स का मतलब है कि जो भी लोग इन एनपीओ से जुड़े हुए होते हैं उनको हम मेंबर्स बोलते हैं। जैसे कंपनी आपने 12th में पढ़ी थी बिजनेस के अंदर, तो कंपनी के अंदर जो लोग होते हैं जुड़े हुए उनको हम मेंबर्स बोलते हैं। पार्टनरशिप में जो लोग जुड़े होते हैं उनको हम पार्टनर्स बोलते हैं। तो एनपीओ में जो लोग जुड़ेंगे उनको हम मेंबर्स बोलेंगे और इन्हीं मेंबर्स से इनको सब्सक्रिप्शन रिसीव होगा। बात आती है थर्ड पॉइंट मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट जो होता है यहाँ पर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो साथ मिलके काम करते हैं किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप को या सोसाइटी को। तो जो भी डिसीजंस होंगे, जो भी इनको डिसीजन लेने हैं, तो वो सभी मेंबर्स मिलके लेंगे। और जो मेंबर्स होते हैं, अब देखिए अगर सपोज़ करिए किसी एनपीओ के अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं, 1.5-2 लाख मेंबर हो गए हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स बना दिए जाएंगे कि कुछ लोगों को चुन लिया जाएगा। वो लोग उन सभी पूरे जो 1 लाख आदमी हैं उनके बिहाफ पे वो जो भी डिसीजन होगा उसको लेंगे। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम मैं आपको बता चुका हूँ। इनको सोर्स जो होती है इनकम की वो मेंबर से सब्सक्रिप्शन हो सकता है, डोनेशन हो सकती है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिल सकती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको मिल सकती हैं। यहाँ से इनको अर्निंग हो जाती है। अर्निंग होने के बाद में क्या है कि ये अपना पूरे साल अपना अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन्स इनको करनी है वो करेंगे। और इन लास्ट जो भी बचेगा, अगर प्रॉफिट होगा तो उसको हम बोलेंगे सरप्लस, और अगर लॉस होगा तो उसको हम बोलेंगे डेफिसिट, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन एनपीओ एंड पीओ। एनपीओ का मतलब है आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और पीओ का मतलब है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने डिफरेंस को। और हमेशा याद रखिएगा कि आपको 12th में जितने भी डिफरेंसेस लिखने हैं वो ऑन द बेसिस लिखने हैं, बिना बेस के आप कोई भी डिफरेंस नहीं लिखेंगे। चलिए पहला मीनिंग है हमारा मीनिंग। ए नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीगल एंटिटी विच ऑपरेट फॉर सर्विंग द सोसाइटी एज अ होल। एनपीओ जो होती है ये लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, और ये समाज की सेवा के लिए बनाई जाती है। जबकि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो भी लीगल एंटिटी है विच ऑपरेट फॉर अर्निंग प्रॉफिट फॉर द ओनर इज नोन एज फॉर प्रॉफिट और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ये भी लीगल एंटिटी है और ये हमेशा काम करती है ओनर के प्रॉफिट के लिए। इसका मतलब एनपीओ जो होती हैं उनका सर्विस मोटिव होता है, ठीक है, और जो पीओ होती हैं उनका प्रॉफिट मोटिव होता है। उम्मीद करता हूँ दोनों ऑन द बेसिस डिफरेंस जो भी हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए थर्ड डिफरेंस की तरफ चलते हैं, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनपीओ हो सकती हैं या पीओ हो सकती हैं। तो एनपीओ की बात करें तो वो है क्लब, ट्रस्ट, पब्लिक हॉस्पिटल्स, सोसाइटी एक्सेट्रा। जबकि पीओ आपने क्लास 12th में बिजनेस के अंदर पढ़े हैं फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कंपनी। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो होता है या तो यहाँ पे एनपीओ के अंदर ट्रस्टीज़ हो सकते हैं, कमेटीज़ हो सकती हैं या फिर गवर्निंग बॉडी होगी। जबकि पीओ के अंदर सोल प्रोप्राइटर खुद होता है मैनेजमेंट। अगर पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनर्स मैनेजमेंट होती हैं, और अगर कंपनी की बात करें तो डायरेक्टर्स वहाँ पे मैनेजमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ रेवेन्यू या सोर्स ऑफ इनकम। तो एनपीओ को जो इनकम होती है वो होती है डोनेशन से, सब्सक्रिप्शन से, मेंबरशिप फीस एक्सेट्रा। जबकि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको अर्निंग होती है अपने गुड्स और सर्विस को सेल करने के बाद।
नेक्स्ट आता है हमारा डिफरेंस कमेंस थ्रू। कमेंस थ्रू का मतलब है कि ये कब बनेंगी, ठीक है, या इनको कहाँ कहाँ से फंड मिलेगा। तो नेक्स्ट है आपका एनपीओ जो होती है वो फंड फ्रॉम डोनेशन हो सकता है, सब्सक्रिप्शन हो सकता है, गवर्नमेंट ग्रांट हो सकती है एंड सो ऑन। जबकि जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनको कैपिटल कंट्रीब्यूट होती है अपने ओनर से, ठीक है। तो जो कैपिटल होगी पीओ के अंदर ओनर इंट्रोड्यूस करेंगे, जबकि एनपीओ के अंदर या तो डोनेशन या सब्सक्रिप्शन या गवर्नमेंट ग्रांट के थ्रू पैसा आता है। नेक्स्ट है आपका मनी अर्न अबव, ओवर एंड अबव। अगर आप ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं, इस जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट हो जाना, तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्रॉफिट होगा तो हम सरप्लस उसको बोलते हैं और वो सरप्लस ट्रांसफ़र हो जाएगा एनपीओ के अंदर कैपिटल फंड में। जबकि अगर पीओ की बात करें तो वहाँ पे प्रॉफिट बोला जाता था और वो प्रॉफिट चला जाता था आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर। लास्ट आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि ऐसे कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो हमें एनपीओ और पीओ के अंदर बनाने हैं। तो एनपीओ में आप बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जबकि पीओ के अंदर आप बनाएंगे इनकम स्टेटमेंट, जिसके अंदर आपके आते थे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसके बाद बनती थी बैलेंस शीट और लास्ट में था आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ। एनपीओ में ऐसे कौन कौन से अकाउंट्स हैं जो आपको बनाने पड़ेंगे। अभी मैंने लास्ट डिफरेंस जो था उसमें आपको बताया था कि कौन कौन से अकाउंट्स आपको बनाने हैं। अगर आपको ध्यान नहीं है तो एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। द एनपीओ आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू प्रोवाइड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन टू मेंबर्स, डोनर्स एंड कंट्रीब्यूटर्स एज वेल एज द रजिस्ट्रार ऑफ द सोसाइटीज़। एनपीओ को भी अपने फाइनल अकाउंट्स बनाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे आपने अकाउंटिंग में पढ़ा था यूज़र्स होते हैं, ऐसे ही एनपीओ के अपने यूज़र्स होते हैं। जैसे उसके मेंबर्स हो सकते हैं, डोनर्स हो सकते हैं, कंट्रीब्यूटर हो सकते हैं, या फिर जो रजिस्ट्रार है सोसाइटीज़ का वो हो सकता है। इन सभी लोगों को इनकी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है कि एनपीओ क्या काम कर रही है और कैसे कर रही है। तो उस चीज़ को जानने के लिए हमें जो है अपने अकाउंट्स बनाने होते हैं। और जो एनपीओ होती है उसके जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं उसमें उसको 3 अकाउंट बनाने हैं, जिसमें पहला होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसको 11th में अगर आपको याद हो तो कैश अकाउंट के बेसिस पे ये बनता है, ठीक है। मैं आपको रिलेट कराऊंगा कि आपने 11th में क्या किया था और 12th में आपको क्या करना है। तो जब आपने कैश अकाउंट बनाया था उसके बिहाफ पे हम बनाएंगे अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बिल्कुल सेम ऐसे ही बनना है जैसे कैश अकाउंट बनाया था। नेक्स्ट होता है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और ये बिल्कुल सेम होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। और थर्ड होती है आपकी बैलेंस शीट, जो कि पहले की तरह बिल्कुल सेम है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में देखिए 2 टर्म्स हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? रिसिप्ट का मतलब होता है जब आपको कोई पैसा मिले। अगर आपको कैश अकाउंट याद हो तो कैश अकाउंट के 2 साइड, जिसको हम डेबिट साइड बोलते थे, वहाँ पर आप लिखते थे जो भी पैसा आपको रिसीव होता था। जैसे कि आपको रेंट रिसीव हो गया या आपको कोई इंटरेस्ट रिसीव हो गया है तो वो आप वहाँ पे लिखते थे, तो उसको हम बोलते हैं रिसिप्ट। और जो दूसरी साइड होती थी जिसको हम बाय साइड बोलते थे वो होती है पेमेंट साइड, ठीक है, जो क्रेडिट साइड आपकी है, जहाँ पे आप लिखते थे जैसे कि आपने किसी को सैलरी पे कर दी, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, रेंट पे कर दिया, तो ये होती हैं हमारी पेमेंट्स। उम्मीद करता हूँ रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को कि ये होता क्या है, कैसे बनेगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है वो होता है, इट इज़ prepared at the end of the accounting year on the basis of cash receipts and cash payments recorded in the cash book. It is a summary of cash and bank transactions under various head. ये जो अकाउंट है ये आपका एट द एंड ऑफ द ईयर बनता है और बनता है आपके कैश बुक के बेसिस पे। कैश बुक में आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, कैश रिसिप्ट भी और कैश पेमेंट भी, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये जो अकाउंट होता है ये कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन्स जो होती हैं आपकी कैश बुक के अंदर, उनकी जो समरी होती है उसके बिहाफ पे ये बनता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फ्रॉम द मेंबर्स ऑन डिफरेंट डेट्स विच अपीयर ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक शैल बी ऑल्सो शोन ऑन द रिसिप्ट साइड ऑफ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज वन आइटम विद इट्स टोटल अमाउंट। देखिए जो सब्सक्रिप्शन होता है, आपके मेंबर्स एक साथ आपको इकट्ठा सब्सक्रिप्शन नहीं देते, सभी मेंबर्स एक ही डेट पे आपको सब्सक्रिप्शन नहीं देते। तो होता क्या है कि हर मेंबर अलग अलग डेट पे सब्सक्रिप्शन देगा और जब जब वो देगा आप उस सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे अपनी कैश बुक के अंदर। और जब इन लास्ट आप
एट द एंड ऑफ द ईयर, अकाउंटिंग पीरियड जब आपका ख़त्म हो जाएगा, जब आप अकाउंट्स बनाएंगे तो वहाँ पे आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना होगा। तो जो भी टोटल सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होगी, सिर्फ वो एक सिंगल अमाउंट आपको इकट्ठी करके कहाँ पे लिखनी है, अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के टू साइड में। ठीक है, तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है वो सिर्फ समरी लेता है, वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स को नहीं लेता। इसका मतलब है कि आपको सब्सक्रिप्शन का टोटल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखना है, ना कि सिंगल एंट्रीज। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैन नॉट डिस्क्लोज द ट्रू रिजल्ट ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वी प्रिपेयर दिस अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम द कैश बुक। पढ़ने से ही आपको समझ में आ गया होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो आपको ट्रू रिजल्ट्स कभी भी नहीं दिखाता। ठीक है, क्योंकि ये जो अकाउंट है ये ऑन द बेसिस ऑफ कैश बुक हम बनाते हैं। अगर कैश बुक के अंदर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, ठीक है, तो भी गलती हो सकती है। और कैश बुक का आपको पता है कि सिर्फ बिजनेस के अंदर कैश ट्रांजेक्शन्स नहीं होती, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स भी होती हैं। और जब तक हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स को नहीं लेंगे तब तक हम अपने ट्रू रिजल्ट्स को नहीं देख सकते। इसलिए बोला गया है कि यहाँ पर आप रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से अपने ट्रू रिजल्ट्स को नहीं डिस्क्लोज कर सकते। नेक्स्ट बात आती है फीचर्स ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का जो पहला फीचर होता है वो होता है आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है ये आपका कैश बुक से बनता है। तो कैश बुक का जो ओपनिंग बैलेंस होगा, कैश एंड बैंक दोनों की बात होती है। जब भी मैं कैश बोलूँ तो आप समझ जाइएगा, कैश एंड बैंक दोनों की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो कैश का आपका ओपनिंग बैलेंस होगा वो रिसिप्ट एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, और जो कैश बुक का आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा वो आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बन जाएगा। सेकंड टर्म आती है हमारी इग्नोर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। देखिए ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपका होता है, यहाँ पर सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स ली जाती हैं, क्योंकि सिर्फ कैश जो बुक है आपकी उसकी बेसिस पे ये अकाउंट बनता है। तो यहाँ पे जो नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स हैं उनको पूरे तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। थर्ड है आपका समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन्स। समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था सब्सक्रिप्शन का, वही एग्जांपल है। समरी का मतलब है कि all cash receipt and payment made by the concern during the accounting period are recorded in this book. Therefore, receipt and payment account can be taken as a summary of cash transactions. सब्सक्रिप्शन अलग अलग डेट पे मिल रहा था, आपने कैश बुक में अलग अलग डेट पे उसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। और जब हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाया तो हमने फाइनल जो भी उसकी समरी थी उसको उठाया और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिख दिया कि पूरे साल में हमें इतने अमाउंट का सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है रिकॉर्डिंग ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। ऑल कैश एंड चेक रिसिप्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, वेयर एज ऑल कैश एंड चेक पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जितने भी आपकी रिसिप्ट हैं, जैसे कि कैश बुक में हम डेबिट साइड लिखते थे तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट की साइड लिखी जाएंगी, और जो हमारी पेमेंट्स हैं, ठीक है, वो हम अपनी कैश बुक के अंदर क्रेडिट साइड लिखते थे, तो यहाँ पे वो सारी ट्रांजेक्शन आपकी क्रेडिट साइड ही, जिसको हम बोलते हैं पेमेंट साइड, वहाँ पर लिखी जाएंगी। नेक्स्ट है आपका कैश एंड बैंक आइटम्स इन वन कॉलम। देखिए कैश बुक अगर आपको याद होगी तो वहाँ पे हमने सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक को बनाया था, ठीक है। तो जब कैश और बैंक दोनों होते थे तो कैश बुक में 2 डबल कॉलम कैश बुक बनती थी और हम अलग अलग कॉलम्स में इन अमाउंट्स को लिखते थे, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ये सारी चीज़ें एक सिंगल कॉलम के अंदर लिखी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा नॉन डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू। ऑल कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स irrespective of capital and revenue nature are recorded in receipt and payment account. No distinct is made for capital receipt, revenue receipt, capital expenditure and revenue expenditure. Capital expenditure और revenue expenditure, capital receipt and revenue receipt, ठीक है। ये तीनों और चारों टर्म्स जो हैं ये आपको क्लियर होंगी, उम्मीद करता हूँ। तो जो भी ये ट्रांजेक्शन्स होती थी, जैसे कि आपको सैलरी मिल गई, आपने कोई मशीनरी खरीद ली, तो ये रिवेन्यू नेचर की भी ट्रांजैक्शंस होती थी और कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस होती थी। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या करता है कि अगर ट्रांजैक्शन में कैश आया है, ठीक है, अगर हमें रिसीविंग हुई है तो वो रिसिप्ट साइड लिख लेगा, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो रिवेन्यू नेचर से है या वो कैपिटल नेचर का है। अगर रिसिप्ट हुआ है तो रिसिप्ट साइड, अगर पेमेंट हुई है तो वो पेमेंट साइड लिख दी जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट है आपकी लिमिटेशंस ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। तो जो पहली लिमिटेशन है वो यही है कि
जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है वो कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं करता रिवेन्यू एंड कैपिटल नेचर में, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर कोई कैपिटल एक्सपेंस है या रिवेन्यू एक्सपेंस है तो दोनों के दोनों एक्सपेंस अलग अलग नहीं लिखे जाएंगे, दोनों एक्सपेंस पेमेंट साइड लिख दिए जाएंगे। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दोनों को अलग नहीं मानता, वो सिर्फ ये देखता है कि आपका कैश आया है या आपका कैश आपके पास से गया है। आपने रिसिप्ट करी है तो रिसिप्ट साइड, और आपने पेमेंट करी है तो पेमेंट साइड, वो उसको लिख देगा। नेक्स्ट होता है एक्रूरल बेसिस। देखिए, हमने अकाउंट में दो बेस पढ़े थे कि अकाउंटिंग दो बेसिस पे होती है, कैश बेसिस और एक्रूरल बेसिस। और हमेशा हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग जो ट्रू रिजल्ट्स दिखाती है वो एक्रूरल बेसिस में दिखाती है, जबकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इस कंसेप्ट को नहीं मानती, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ आपको कैश बुक से ही काम करना है, तो कैश बेसिस के ऊपर अकाउंटिंग की जाती है, ना कि एक्रूरल बेसिस पे। नेक्स्ट होता है आपका फेल टू एक्चुअल रिजल्ट। ये होना है क्योंकि आप एक्रूरल बेसिस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को फॉलो कर रहे हैं और आप अपनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को फॉलो नहीं कर रहे। जब हम अपनी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को छोड़ देंगे तो हमारा ट्रू रिजल्ट्स कभी भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि हमने अपनी सारे ट्रांजैक्शंस को ठीक तरीके से नहीं लिखा है। नेक्स्ट है नॉट रिकॉर्डेड नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। ये पॉइंट मैं अभी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि आप क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस को नहीं लिखते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस लिखते हैं। तो ये चार आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की लिमिटेशंस होती हैं। चलिए बात कर लेते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट के फॉर्मेट का, कि कैसा फॉर्मेट होता है, किस तरीके से हमें अपने अकाउंट्स रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर बनाने हैं। तो फॉर्मेट की बात करूँ तो सेम आपका जो लेज़र होता है, लेज़र ही है। आप क्या लिखते थे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो यहाँ पे वो पर्टिकुलर की जगह नाम आ जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे रिसिप्ट अमाउंट, देन लिखेंगे पेमेंट अमाउंट, ठीक है। तो रिसिप्ट साइड की बात कर लेता हूँ। रिसिप्ट साइड में सबसे पहले आपका आएगा टू बैलेंस पीडी, जिसको हम बोलते थे ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ टू बैलेंस पीडी में क्या हो सकता है, आपका कैश इन हैंड हो सकता है, आपका कैश एट बैंक हो सकता है। जो भी कैश बुक के अंदर ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे। नेक्स्ट इसके बाद आपको रिवेन्यू रिसिप्ट की अगर बात करूँ, कौन कौन सी ऐसी रिवेन्यू रिसिप्ट हैं जो रिसिप्ट साइड में आएंगी, जैसे कि आपका सब्सक्रिप्शन हो सकता है, आपको जनरल डोनेशन मिल सकती है, आपके पास न्यूज़पेपर हो सकता है, कोई मैगजीन हो सकती है जिसको आप सोल्ड आउट कर दो तो उससे आपके पास पैसा आ सकता है, आपके पास कोई पुराना स्पोर्ट्स मटेरियल है उसको आप सोल्ड आउट कर दो तो आपके पास पैसा आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास फिक्स्ड डिपॉजिट है कोई, उस पर इंटरेस्ट आ सकता है, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है या डिविडेंड रिसीव हो सकता है किसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर, आपने लोकर की फैसिलिटी दी है उस पर रेंट रिसीव कर सकते हैं, कोई स्क्रैप आपने सेल कर दी उस पर रिसीविंग हो जाएगी आपको, चैरिटी से आपको पैसा मिल सकता है, मिसलेनियस रिसिप्ट हो सकती है या फिर कोई ग्रांट आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आता है आपका कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट में आती हैं लीगेसीज, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेसिफिक डोनेशन, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, एंडाउनमेंट फंड। ये टर्म्स क्या क्या होती हैं बिल्कुल भी घबराइए मत, ये सारे टर्म्स मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ, आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पेमेंट साइड की बात कर लेते हैं। पेमेंट साइड में आपका बाय बैलेंस बीडी, जिसमें हम बैंक ओवरड्राफ्ट लिख सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बैंक का बैलेंस नेगेटिव हो जाता है जिसको हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं, तो वो बाय साइड आएगा। रिवेन्यू पेमेंट्स की बात करूं तो उसमें आपकी वेजेस एंड सैलरी हो सकती है, रेंट हो सकता है, रेट एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, पोस्टेज एंड कॉरियर, एडवर्टीजमेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, ऑनरियम, रिपेयर एंड रिन्यूअल्स, अनकीप ऑफ ग्राउंड, कन्वीनियंस, न्यूज़पेपर एंड पीरियडिकल्स। इसके बाद आती है आपकी बात कैपिटल पेमेंट्स की। तो कैपिटल पेमेंट्स में दो ही तरह की पेमेंट्स होती हैं बस, या तो आप कोई एसेट्स परचेज़ कर लेंगे या फिर आप कोई इन्वेस्टमेंट परचेज़ करेंगे। इसको करने के बाद आपको बहुत अच्छे से याद होगा, हम अपने लेज़र को बैलेंस किया करते थे, तो हम दोनों साइड में जो भी साइड बड़ी होगी पहले उसको लिखेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि ओपनिंग बैलेंस हमें मिल चुका है, तो हमारा जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वही हमारी बैलेंसिंग फिगर होगी। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट साइड को अपना टोटल करेंगे और जो भी अमाउंट बचेगी टोटल होने के बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वही हमारी क्या होगी, आंसर होगा, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों में से किसी एक का बैलेंस भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक में ऐसे क्या डिफरेंसेस हैं। जब से हम पढ़ रहे हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक से बनता है, कैश बुक से बनता है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है मीनिंग आपका। मैंने अभी आपको बताया था कि आपको जितने भी डिफरेंसेस लिखने हैं ऑन द बेसिस लिखने हैं। मैं आपको जितने डिफरेंसेस कराऊंगा ऑन द बेसिस ही कराऊंगा, ठीक है। तो पहला है मीनिंग। मीनिंग में है आपका इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक एंड इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैश बुक।
रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैश बुक की समरी होती है और ये बनता किससे, कैश बुक से बनता है। जबकि कैश बुक जो होती है वो रिकॉर्ड करती है आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट को सेपरेटली और हर एक ट्रांजेक्शन को, जब भी आपको रिसिप्ट हुई है तभी वो रिकॉर्ड कर लेगी। नेक्स्ट बात आती है टाइम पीरियड की। जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है ये एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बनता है, जबकि कैश बुक के ऊपर हम डेली बेसिस पे काम करते हैं। नेक्स्ट आती है डेट्स। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेट रिकॉर्ड नहीं की जाती, यहाँ पर आपको डेट्स नहीं लिखनी, जबकि कैश बुक के अंदर डेट वाइज सारी जितनी भी एंट्रीज होती हैं आपकी वो रिकॉर्ड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है लेजर फोलियो। लेजर फोलियो का कॉलम आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में नहीं बनाना, फॉर्मेट में आपको दिखा चुका हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको भी याद होगा, मैंने कहीं पर भी लेजर फोलियो का कॉलम नहीं बनाया था, ठीक है। जबकि कैश बुक जो होती है वहाँ पर लेजर फोलियो का अलग से एक कॉलम बनाया जाता था। नेक्स्ट आता है ऑर्गेनाइजेशंस। तो जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनसे जो रिसीव होगा, ठीक है, ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को बनाएंगी। तो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाती हैं उसमें ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं जिनको डोनेशन रिसीव होती है, सब्सक्रिप्शन मिलता है, मेंबरशिप फीस मिलती है। कुल मिलाकर बात कहूँ तो एनपीओ की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक है। और कैश बुक जो होता है उसको हर तरीके की, चाहे वो ट्रेडिंग कंपनी हो चाहे वो नॉन ट्रेडिंग कंपनी हो, ठीक है, किसी भी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन इसको कैश बुक को बना सकती है। लास्ट आता है साइड। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दो साइड होती हैं, लेफ्ट साइड होती है रिसिप्ट और राइट साइड होती है आपकी पेमेंट साइड। जबकि कैश बुक के अंदर भी दो साइड ही होती हैं, लेफ्ट साइड को हम डेबिट साइड बोलते थे और राइट साइड को हम क्रेडिट साइड इसको बोलते थे। चलिए आपसे मैंने देखिए थ्योरी भी डिस्कस कर ली, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट भी बता दिया, आपको फॉर्मेट भी दिखा दिया, डिफरेंस भी बता दिया कैश बुक से क्या होता है। अब एक प्रैक्टिकल भी कर लेते हैं, क्योंकि जब तक न्यूमेरिकल नहीं होता ना अकाउंट्स में कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो अकाउंट्स में जब तक आप प्रैक्टिकल हाथ से नहीं करेंगे तब तक आप थोड़ा कंफ्यूज रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपने प्रैक्टिकल को। तो मैंने आपके साथ दो प्रैक्टिकल डिस्कस करे हैं, जिसमें पहला एग्जाम्पल है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ फ्रेंड क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। आप ये जो प्रैक्टिकल है इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको नोट डाउन करने के बाद जब मैं सॉल्यूशन दिखाऊंगा तो आपको इजी रहेगा कि मैं कौन सी ट्रांजेक्शन कहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दी हुई है, जैसे कि कैश का बैलेंस दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, डोनेशन है, एंट्रेंस फी है, इस तरीके से बहुत सारे खर्चे दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें इनकम भी है और इसमें एक्सपेंस भी हैं, आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी इनकम है और कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। तो चलिए सॉल्यूशन में आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे मैंने ये एग्जाम्पल किया है। सबसे पहले आपको बनाना है फॉर्मेट, ठीक है, और फॉर्मेट के सबसे ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ फ्रेंड क्लब दिल्ली। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपको पता है कैसे कैसे लिखनी होती है, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी पर्टिकुलर ईयर जिसके आप बना रहे हैं तो वो ईयर आपको लिखना है। उसके बाद फॉर्मेट आपको याद है, ठीक है। रिसिप्ट साइड हमें लिखनी है डेबिट के साइड और क्रेडिट साइड हमारी होगी पेमेंट साइड। तो चलिए अपना न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एंट्री करेंगे हम टू बैलेंस बीडी, जो भी हमें ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था जो कि 44,000 का था। नेक्स्ट हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था, ठीक है, सब्सक्रिप्शन हमारे लिए रिसिप्ट होती है 3,76,000। इसके बाद हमने डोनेशन रिसीव करी थी 80,000 की, ये भी रिसिप्ट साइड आएगी। इसके बाद एंट्रेंस फीस, ये भी हमारी रिसिप्ट है क्योंकि हमने एंट्रेंस फीस लगाई थी जिससे हमें अर्निंग हुई है, तो 43,000 की ये भी रिसिप्ट साइड आ जाएगी। नेक्स्ट आपका रेंट रिसीव हुआ है क्लब हॉल से 52,500। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, जो कि हमारे लिए पेमेंट है, हमने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है 34,400 का। नेक्स्ट है हमारे लिए टैक्सेस, टैक्स हमारे लिए खर्चा होता है, पेमेंट हमने की है 5,000 रुपीज़ की। सैलरी एंड वेजेस हमने पे किए हैं 2,15,000। इसके बाद ऑनरियम टू सेक्रेटरी, ऑनरियम का मतलब सैलरी होता है, फिलहाल आप इसको सैलरी समझ के चलिए, ठीक है। सेक्रेटरी को आपने सैलरी दी है 25,000 की। इसके बाद टू इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट 29,500, ये भी आपको रिसीव हुआ है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आपने खर्चा किया है 3,500। पैटी एक्सपेंसेस आपके हुए हैं 9,000। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है 3,100, ठीक है। ये सारे के सारे आपकी पेमेंट्स हैं और जब ये आप सब कर लेंगे तो आपको टोटल करना है। मैंने आपको बताया था रिसिप्ट साइड हमेशा बड़ी होती है, तो आप पहले रिसिप्ट साइड को टोटल करेंगे जिसका टोटल आ रहा है 6,25,000, ठीक है। यही टोटल हमें दूसरी साइड भी लिखना होता है क्रेडिट साइड, ताकि हमारे अकाउंट्स बैलेंस हो जाएं और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी, ठीक है, जो कि हमारी आ रही है 3,30,000, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको बहुत आसान लगा होगा, बिल्कुल सेम कैश बुक की तरह है।
अगर आपको कैश रिसीव हो रहा है तो आपको रिसिप्ट साइड लिखना है, अगर आपका कैश पे हो रहा है तो आपको पेमेंट साइड लिखना है। चलिए एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं ताकि आपको और थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ ओल्ड मैन रिक्रिएशन क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। जो भी आपका ईयर है, ठीक है, आपको ईयर के हिसाब से क्वेश्चंस करने हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, पेपर में आपको ईयर्स के हिसाब से ही अपने क्वेश्चंस को चलाना है। नेक्स्ट है आपका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का, सब्सक्रिप्शन रिसीव दी हुई है, ठीक है। यहाँ पर 3 ईयर का सब्सक्रिप्शन है। देखिए, एक तो हमारा इसमें करंट ईयर होता है, एक हमारा प्रीवियस ईयर होता है, और एक हमारा नेक्स्ट जो फॉलोइंग ईयर आने वाला है, एक वो ईयर है, ठीक है। तो जो हमारा 2021 है वो हमारा करंट ईयर है, और जो हमारा 1920 है वो हमारा प्रीवियस है, और 2022 जो है हमारा 21-22 वो हमारा नेक्स्ट ईयर है। तो हमें 3 साल का हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, डोनेशन है। इसी तरीके से देखिए हमें बिल्कुल अलग अलग सारे आइटम्स दिए हुए हैं, बस हमें क्या करना है, अपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इनकी एंट्रीज को पास आउट करना है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आपको ईजी रहे क्वेश्चंस करने के लिए। चलिए सॉल्यूशंस की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में मैंने आपको फॉर्मेट पहले ही बता दिया था, आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ ओल्ड मैन क्रिएशन क्लब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। रिसिप्ट साइड में अगर हम बात करें तो सबसे पहली एंट्री हमारी है टू बैलेंस बीडिंग, ठीक है, जिसमें हमें कैश इन हैंड रिसीव हुआ था 20,000 और कैश एट बैंक रिसीव हुआ था 50,000, जिसका टोटल आपको अमाउंट के कॉलम में लिखना है 70,000। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन की बात करूँ तो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ था 3 ईयर्स का, प्रीवियस ईयर में आपको 7,000 का रिसीव हुआ है, करंट ईयर में आपको 1,21,600 का रिसीव हुआ है, और जो आपका नेक्स्ट ईयर के लिए है वो आपको 5,200 रिसीव आपको हुआ है। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुआ है वो है 1,33,800। नेक्स्ट आपको डोनेशन रिसीव हुई है बिल्डिंग के लिए जो कि 70,000 की है, माफ़ करिएगा। नेक्स्ट आपको डोनेशन रिसीव हुई है मैच के लिए जो कि 14,000 है। नेक्स्ट आपको मैच एक्सपेंसेस आपने किए हैं जो कि 6,000 के, ये आपको पेमेंट साइड लिखनी है। सैलरी आपने पे की है 75,600, ये आपको पेमेंट साइड लिखनी है। रेंट आपने पे किया है 4,800। जब तक आपको रेंट रिसीव लिखा हुआ ना मिल जाए, ठीक है, तब तक आप खाली रेंट को रेंट पेड ही मानेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये हमेशा याद रहेगा। नेक्स्ट आपका होता है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये भी आपने पे किए हैं 7,600। नेक्स्ट आपने बुक्स परचेज़ की थी 20,000 की, ठीक है, ये भी आपकी पेमेंट है। 10% की इन्वेस्टमेंट आपने की है जो कि 30,000 रुपीज़ की है, ये 10% इंटरेस्ट का रेट है, आपको याद होगा, आपने लास्ट ईयर भी इन चीज़ों को किया है। नेक्स्ट आपने इंटरेस्ट रिसीव करा है इसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1,750 का। एंट्रेंस फीस आपको रिसीव हुई है 4,000 रुपीज़ की, ठीक है। ये सब होने के बाद लास्ट में देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट में आपको कैश इन हैंड का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। इसका मतलब ओपनिंग में हमारे पास 2 चीज़ें थी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, जबकि क्लोजिंग में हमारे पास सिर्फ कैश इन हैंड दिया हुआ है। तो जो कैश एट बैंक है वही हमारा आंसर है, बस वही हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप अपनी रिसिप्ट साइड को टोटल करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसको टोटल में लिखेंगे दोनों साइड, ठीक है, जो कि टोटल आ रहा है हमारा 2,93,500। देन अपनी क्रेडिट साइड के टोटल को करके इस टोटल में से आपको माइनस कर देना है, नेट टोटल में से। तो जो कैश एट बैंक है उसकी फिगर आपको मिल जाएगी, जिस आंसर है हमारा वो है 1,23,950। उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए एक बार आपको रिकैप करा देता हूँ, आज की क्लास में मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया है। पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज़ एनपीओ एंड इट्स एग्जांपल्स, क्या होता है एनपीओ और उसके एग्जांपल्स हमने पढ़े थे। मैंने आपको फीचर्स बताए थे एनपीओ के और कहाँ कहाँ से एनपीओ को फंड मिलता है ये भी मैंने आपको बताया। एनपीओ और पीओ में क्या डिफरेंस होता है ये हमने डिस्कस किया, ठीक है। एनपीओ के अंदर कौन कौन से अकाउंट्स बनाए जाते हैं ये हमने डिस्कस किया। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा, उसके फीचर्स के बारे में हमने पढ़ा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कुछ लिमिटेशंस थी, उनको मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। इसके बाद मैंने आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट दिखाया था। देन हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट और कैश बुक के अंदर जो डिफरेंसेस थे उनको देखा था, और लास्ट में हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं, ठीक है, जिससे आपको टॉपिक क्लैरिफाई हो गया होगा। नेक्स्ट आपको एक एग्जाम्पल मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके ज़रूर बताएंगे। तो एग्जाम्पल कुछ इस तरह से आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप इस एग्जाम्पल को नोट आउट कर सकते हैं। नोट डाउन करने के बाद आप इसको सॉल्व करके जो भी आंसर आएगा वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
आप मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने आपको दे दिया है, आपकी स्क्रीन पे है, या फिर आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। जीमेल आईडी भी मेरी आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, ठीक है दोस्तों। तो बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको फुल कोर्स कराऊंगा, टाइमली कराऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा। आपको अगर कभी भी कोई भी क्वेरी होती है किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं, वरना आप चाहें तो मुझे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। तो पेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा पढ़ के, आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। पेज को लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके चैनल को फैलाइए ताकि और लोगों को भी चैनल का बेनिफिट मिल सके। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें जो बैलेंस टॉपिक है उनके साथ आपको मैं डिस्कस करूँगा चीज़ें, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।